सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी एंड द फाउंडर ऑफ क्रैक आईटी जेस मैसेज। और मुझे पता है कि इस वीडियो का तुम्हें बहुत ज़्यादा इंतजार था और वीडियो से ज़्यादा तुम्हें इस पर्चे का इंतजार है कि भैया बस टॉपिक बता दीजिए जिससे हमारा 75% पार हो जाए ओवरऑल। और डेफिनेटली तुम्हारी फिजिक्स में वाट लग चुकी है, मैथ से तुम ऐसे ही डरते हो, तो तुम्हारा एकमात्र सहारा केमिस्ट्री है। तो इस पर हम बाद में आएंगे, है ना, पॉज करके आराम से देख लेना, एंड में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि केमिस्ट्री में ऐसा क्या खास है, क्या रहे पिछले साल के पैटर्न। और ऑब्वियसली मैंने भी ये सब एग्जाम दिया है, 10th में भी दिया है, 12th में भी दिया है। और फिर तुम बोलोगे कि सर फिजिक्स वाले सर भी मेरा पर्चा दिए थे बट उससे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और इनफैक्ट मैं बाकियों का नहीं जानता हूं, बट मैं जो अभी आपको बताने वाला हूं ये सारे टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसका पर्पस क्या है, क्या क्वेश्चन सीबीएसई यहीं से बनाएगा? नहीं, इसका पर्पस ये है कि आप अपने आप को बैक ट्रैक करके देखो कि क्या तुमको ये टॉपिक्स आते हैं। अगर ये टॉपिक्स नहीं आते हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर के चेक कर लो, अभी भी 2 से 3 दिन बचे हुए हैं। और कहीं कहीं पे आपको स्टार दिखते हैं, जहां पे स्टार दिखेगा, जहां पे स्टार दिख रहा है उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑब्वियसली केमिस्ट्री बहुत बड़ा सिलेबस है तो हर कुछ आ सकता है, लेकिन जहां पे भी मैंने स्टार लगा दिया इसका मतलब वो अत्यंत इंपॉर्टेंट है। तो इसको पहले थोड़ा देर के लिए रख देते हैं और पहले बैक करते हैं, चीजों पे देख लेते हैं क्या प्रायोरिटी है। तो देखो, सबसे पहले चीजों के बारे में मार्क्स की वेटेज देख लेते हैं। तो फिजिकल की बात करें तो 3 चैप्टर है। सॉल्यूशन 7 नंबर का आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 नंबर का आता है, केमिकल काइनेटिक्स 7 नंबर का आता है। अगर आसान चैप्टर की बात करें तो सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव काफी ज्यादा आसान है, सिर्फ फॉर्मूला, फ्लैट फॉर्मूला है, 1-2 ही डेरिवेशंस हैं। इसमें भी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला पार्ट है उससे क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। खैर हम बाद में बताएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ बच्चों को थोड़ा हार्ड लगता है बट नस्ट इक्वेशन वगैरह ईजी होता है। खैर टॉपिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स बच्चों को टफ लगता है बिकॉज उसमें इंटीग्रेशन वगैरह आ जाता है। तो 23 नंबर का आपका फिजिकल हो गया। अगर अपन इनऑर्गेनिक की बात करें तो डीएफ ब्लॉक 7 नंबर का काफी ज्यादा रट्टाफिकेशन का चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन कुछ बच्चों को टफ लगता है, कुछ बच्चों को आसान लगता है, 7 नंबर का है, 40 नंबर। ठीक है, अगर अपन ऑर्गेनिक की बात करें जिससे सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं और इसमें ये जो चैप्टर है उसको सबसे पहले करें बिकॉज ये बिल्कुल एक सेपरेट चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल्स 7 नंबर फिक्स्ड हो जाएंगे आपके। देन हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स आसान चैप्टर है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर थोड़ा हार्ड चैप्टर होता है। एसिड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक काफी ज्यादा हार्ड होता है। खैर कैनिजारो एंड एल्डोल कंडेंसेशन से आप रूबरू होंगे अगर आप जेई के बच्चे हो तो। एंड अमाइन से भी आपके 6 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। टोटल मिला के देखो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 33 है जो कि बुक नंबर 2 है और इन दोनों को मिला करके लगभग 37 बन रहा है। तो देखो, अगर जरूरी नहीं कि आप ऑर्गेनिक को ही पकड़ के बैठ जाओ, फिजिकल और इनऑर्गेनिक तुरंत किया जा सकता है, तो इसको आप तक कर लेना था। मेरे ख्याल से आप 2 से 3 दिन बचा है। एनीवे आपका प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। कल मैंने शॉर्ट वाले वीडियो में बता भी दिया था कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। भैया ये तो वेटेज की बात हो गई। अब हमें कुछ चीजों का क्या ध्यान रखना है वो चीज देख लो। क्या आपने एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस किए थे? एनसीईआरटी के अंदर में क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर के अंदर में, उन सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं तो वेल एंड गुड। क्या आपने बैक एक्सरसाइज किए थे? अब देखो, इतना टाइम तो है नहीं कि आप सारे चैप्टर्स के बैक एक्सरसाइजेस करोगे। एनीवे मैं बस ये बता रहा हूं कि क्या आपने ये किया था या नहीं किया था। उसके बाद चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके यहां पे मैंने लिखा हुआ जेईई मेन, बिकॉज फिजिक्स में तुम देख सकते हो स्क्रीनिंग वाला क्वेश्चन पूछ दिया था। इसलिए अगर आपने जेईई मेन के थोड़े बहुत एमसीक्यूज लगाए ही होंगे, बिकॉज मुझे ऐसा उम्मीद है कि जो भी मुझे सुन रहे हैं वो जेईई मेन का भी एग्जाम देंगे, तो अगर आपने ये लगाया होगा तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी आपको लगा के रखने थे। देन कन्वर्जन वाला पार्ट सबसे ज्यादा डरावना ऑर्गेनिक में यही होता है कि कन्वर्ट करो। मान लो कोई भी एक कंपाउंड दे दिया, उसको 3-4 स्टेप के बाद वो बनाया जाएगा। तो बीच का जो कन्वर्जन वाला पार्ट है दैट इज वेरी हार्ड। मैंने लास्ट ईयर का पेपर देख लिया, उसमें कन्वर्जन के क्वेश्चंस थे। उसके बाद देखो मैकेनिज्म एंड नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने नेम रिएक्शन के लिए ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बना दिया है। इनफैक्ट इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या नेम रिएक्शन है जो आपको इंपॉर्टेंट है। एंड मैकेनिज्म ऑब्वियसली रिएक्शन मैकेनिज्म करके एक अलग से पढ़ाया जाता है। एनीवे टॉपिक मैं बताऊंगा, मैं एक बार डिटेल में बता दे रहा हूं। उसके बाद देखो केस बेस्ड क्वेश्चन, यही वो क्वेश्चन है जहां पे आप फंसोगे। अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज तो काफी आसान होते हैं, बस केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं। असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी टफ में मैं काउंट करता हूं, बट नीट वाले जो बच्चे होते हैं उनका काफी ज्यादा असर्शन बेस्ड पे कमांड होता है, बट जो जेई वाले बच्चे होते हैं उनका असर्शन बेस्ड पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगेन चैप्टर वाइज का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, क्या आपको ध्यान रखना है, उस चीज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन एक एक करके स्टार्ट करेंगे।
इनको मैंने स्क्रीनशॉट लगाता जाऊंगा साइड में, ठीक है, मैं इस तरह हट जाता हूं और एक एक करके मैं बात करता हूं। सबसे पहले अपन सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको पता होना चाहिए, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी भी पता होना चाहिए। हेनरीज लॉज एंड राउल्ट्स लॉ, देखो हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ में राउल्ट्स लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, ऑब्वियसली लास्ट ईयर ही पूछा गया था तो इसको भी चेक कर लेना। एजियोट्रॉप्स लास्ट ईयर पूछा गया है, इस बार कम चांसेस हैं, ठीक है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर सबको पता होता है, आई क्या होता है, अल्फा के बारे में आइडिया होना चाहिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखो आरएल वीपी पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीपी एंड ऑस्मोटिक प्रेशर पे आने के चांसेस है। इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट में लगाता जाऊंगा, चेक कर लेना, ठीक है। सेकंड चैप्टर पे अपन आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन। नर्स्ट इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है। फैराडेज लॉ ठीक ठाक है। कोलराउच लॉ न्यूमेरिकल्स आ सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, टाइप्स ऑफ सेल पे क्वेश्चन आ सकता है, लाइक प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, फ्यूल सेल क्या होता है, इस पे एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखने आ जाए। कोरोजन भी इंपॉर्टेंट होता है। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो रेट लॉ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपको। एंड एरेनियस इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। डीएनएफ ब्लॉक की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना आना चाहिए। देन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ओके है। एलॉ एंड इंडस्ट्रियल कंपाउंड में इंडस्ट्रियल कंपाउंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। KMnO4 एंड K2Cr2 उसमें डैम इंपॉर्टेंट, ये जेई में जे एडवांस सब जगह इंपॉर्टेंट होता है। एंड लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो अपन फोर्थ चैप्टर तक आ चुके हैं। नंबर 5 तो हमारा ये वाला पार्ट अपना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और यहां तक भी हम आ चुके हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो इसमें नेमिंग लिखना आना चाहिए, कंपाउंड से नाम लिखना और नाम से कंपाउंड बनाना दोनों आना चाहिए। देन टाइप्स ऑफ लिगेंड आना चाहिए कि मोनोडेंटेंट क्या होता है, बाइडेंटेंट क्या होता है ना, कुछ एग्जांपल्स आपको पता हो, बिकॉज एमसीक्यू में उठ के आ सकता है। देन किलेशन आपको पता होना चाहिए, हेक्साडेंडेंट वगैरह में जो आता है। वर्नर थ्योरी, वीबीटी, सीएफटी, इसमें वीबीटी और सीएफटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म में टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पता होना चाहिए, जैसे लिंकेज इंपॉर्टेंट है इसमें, और कोऑर्डिनेट वाला भी पूछा जा सकता है। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, ये बच्चों को हार्ड लगता है, बट अगर आप करके जा सकते हो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स तो काफी अच्छा होगा। सीएफटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। ऑर्गेनिक में सबसे पहले मैं बात करूंगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 एकदम डॉट आना चाहिए आपको। इनफैक्ट रिटेंशन आना चाहिए आपको। इन्वर्जन पता होना चाहिए, इन्वर्जन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेसिमाइजेशन पता होना चाहिए, रेसिमाइजेशन क्या होता है, SN1 में होता है या SN2 में होता है। नेम रिएक्शन की बात करूं तो वुर्ज रिएक्शन, फिंकेल्स्टन रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सेटजेफ रूल आपको पता होना चाहिए। एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2 पता होना चाहिए। मार्कोनिक का रूल क्या था, एंटी मार्कोनिक का रूल था, ये सारे इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी स्टार लग रहा है इसका मतलब वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। देन अपन चैप्टर पे आते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसमें अगर बात करें तो कॉल्वेज रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड फॉर्मेशन में रायमंड टाइमन मैंने ऑलरेडी बता रखा है। सैलिसाइल एल्डिहाइड में विलियमसन सिंथेसिस, ईथर वाला, दोनों पे स्टार लगा हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छठा चैप्टर की अपन बात करते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बेसिकली इसी पॉइंट है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ल्यूकास टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनॉल और एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने आ सकता है। ग्रीनगार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। उसके बाद अपन बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में टॉलेंस रिएजेंट इंपॉर्टेंट। फिलिंग्स रिएजेंट, आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने आ सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल के बीच में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एल्डोल कंडेंसेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैनिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट। नेम रिएक्शन में इधर सकते हो रोजेनमुंड, स्टेफन, एटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट। गैटरमैन कोच इंपॉर्टेंट। क्लेमेंसन्स रिडक्शन इंपॉर्टेंट। वॉल्फ किस्नर रिडक्शन आप चेक कर सकते हो। अमाइंस चैप्टर की बात करें, आसान सा चैप्टर होता है। बेसिक स्ट्रेंथ, गैसियस स्टेट में क्या होता है 3210 और जो भी होता है। एक्वस फेज में क्या होता है मिथाइल के केस में और इथाइल के केस में, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, कार्बिल अमाइन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाई एजोनाइजेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सैंडमियर गैटरमैन कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट। एनिलीन में बात करें तो एसाइलेशन क्यों होता है, कैसे होता है, वो इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेशन का मेटा प्रोडक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाई मॉलिक्यूल्स चैप्टर बात करते हैं, ये थोड़ा सा बच्चों को आसान भी लगता है, कुछ बच्चों को हार्ड भी लगता है।
इसमें बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के टाइप जो होते हैं, मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज इंपॉर्टेंट, डाइसेक्राइड में सुक्रोज इंपॉर्टेंट, माल्टोज लैक्टोज भी देख सकते हो, पॉलीसेक्राइड में स्टार्च इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स में बात करें तो फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर है, डीनेचुरेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए पता होना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड के बारे में इंपॉर्टेंट है, और विटामिन में विटामिन की जो भी डेफिशिएंसी होती है वो चीज पता होना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप डेफिनेटली करके चले जाओगे तो आपका एक अच्छा स्कोर आ सकता है। मतलब ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक ले लिए हैं। तो इसमें मेरा क्या मतलब रहा, इसमें तो मेरा ये रहा कि जो चीजें मैंने स्टार करी है उन सारी चीजों को आपको बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना। उन सारी चीजों को अगर आप करके जाते हो तो डेफिनेटली आ जाएगा। देखो फिजिक्स जो भी हो गया अब उसको आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में डेफिनेटली आप चीजों को बदल सकते हो, बिकॉज मैथ्स आगे आने वाला है, वो काफी ज्यादा टफ जाएगा। इंग्लिश पे आपको वैसे ही कमांड बहुत सारे बच्चों को नहीं रहता है। तो अगर आपको 75% पार करना है तो डेफिनेटली यही आपके पास एक लास्ट ऑप्शन है, तो इसको बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने दें। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में बता दो आर यू रेडी फॉर द बोर्ड्स 2025। थैंक यू। आई विल